नमस्कार। मैं डॉक्टर अनीता कावड़िया, एसोसिएट प्रोफेसर हिस्ट्री, गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज उदयपुर। आज बच्चों हम प्रथम वर्ष इतिहास पेपर फर्स्ट जिसका नाम है भारत का इतिहास प्रारंभ से 1000 ईस्वी तक, उसमें हम आज द सोर्सेज ऑफ एंशिएंट इंडिया या प्राचीन भारत के ऐतिहासिक स्रोत, इसका पार्ट 4 इसके अंतर्गत हम विदेशी यात्रियों के यात्रा वर्णन का बारे में हम पढ़ेंगे। कौन कौन से यूनानी लेखक हैं, चीनी लेखक हैं, तिब्बत और अरब इतिहासकार हैं, इनके बारे में, इनकी रचनाएं क्या हैं और ये क्या जानकारी देते हैं, वो इसके अंतर्गत हम देखेंगे। विदेशी यात्रियों के यात्रा विवरण भी एक साहित्यिक साक्ष्य है। विदेशी लेखकों की धर्मेतर घटनाओं में भी विशेष रुचि थी, अतः उनके वर्णनों से राजनीतिक और सामाजिक दशा पर भी अच्छा प्रभाव पड़ा है। इन लेखकों का समय भी प्राय निर्धारित है, इसीलिए उनके वर्णन भारतीय लेखकों की अपेक्षा अधिक विश्वसनीय और उपयोगी सिद्ध हुए हैं। इस श्रेणी में यूनान, चीन, तिब्बत, अरब से आने वाले विदेशी यात्री विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। यूनानी लेखक हम ले रहे हैं। सबसे पहले यूनान प्राचीन काल में एक उन्नत देश था, अतः वहाँ के विद्वान आसपास के देशों में जाकर वहाँ के लोगों को अपने देश के प्रशासन, कला आदि से प्रभावित करते थे। सिकंदर महान ने भी भारत पर आक्रमण कर भारत का द्वार यूनानियों के लिए खोल दिया था, परंतु सिकंदर के आगमन से पूर्व भी कुछ यूनानी विद्वान भारत के संपर्क में आए थे। उनमें हेरोडोटस व टैसियस प्रमुख थे। इन दोनों लेखकों ने भारत के विषय में अपना ज्ञान ईरान से प्राप्त किया था। स्काइलस एक यूनानी सैनिक था। वह 6वीं शताब्दी से पूर्व अपने शासक डेरियस प्रथम सम्राट के आदेश पर सिंधु नदी का पता लगाने आया था और वह अपनी यात्रा में भी सफल रहा था। टैसियस भी उसी शताब्दी में आया था। हेरोडोटस विश्व का प्रथम इतिहासकार माना जाता है। उसने अपने ग्रंथ हिस्टोरिका में भारतीयों के विषय में लिखा है कि वे बड़े युद्ध प्रिय और युद्ध कुशल हैं। निसंदेह उसके ग्रंथ में कुछ उपयोगी तथ्य भी मिलते हैं, पर उसमें अनेक कल्पित कहानियों का समावेश है। और इसी तरह से हेरोडोटस से प्रेरणा लेकर हिकेटियस मिलेटस ने एक भूगोल की पुस्तक लिखी जिसमें सिंधु प्रदेश का वर्णन मिलता है। तो सिकंदर के आक्रमण से पहले हेरोडोटस, हिकेटियस, मिलेटस आदि कुछ यूनानी लेखकों से भारत के संबंध में जानकारी मिलती है, लेकिन उनके इतने प्रामाणिक नहीं हैं। सिकंदर के बाद के लेखकों में मेगास्थनीज, डिमेकस, स्ट्रेबो, प्लिनी, एरियन, प्लूटार्क, इनके नाम उल्लेखनीय हैं। इनसे सबसे प्रसिद्ध मेगास्थनीज द्वारा लिखित इंडिका जो ग्रंथ है वो महत्वपूर्ण है। मेगास्थनीज कुछ समय तक मौर्य शासकों की राजधानी पाटलिपुत्र में भी रहा था। यद्यपि इंडिका की मूल प्रति उपलब्ध नहीं है, किंतु उसके बाद के लेखकों ने इंडिका के बहुत से अंश अपनी रचनाओं में उद्धृत किए हैं। और डिमेकस मौर्य सम्राट बिंदुसार के यहाँ यूनानी राजदूत था। स्ट्रेबो ने भारत के बारे में भी लिखा है। इसी तरह से अन्य यूनानी इतिहासकारों ने भारत के समय समय पर भारत के बारे में लिखा है। तो इस तरह से यूनानी लेखकों के द्वारा लिखित विवरण भी प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों में से महत्वपूर्ण माने जा सकते हैं। इनके यात्रा विवरण खासतौर से भारत के संदर्भ में हमें अनेक सूचनाएं मिलती हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य की दरबारी व्यवस्था, भारत की तत्कालीन राजनीतिक अवस्था पर इंडिका में मेगास्थनीज ने अच्छा प्रकाश डाला है। यद्यपि भारतीय भाषा से
अपरिचित होने के कारण उसकी पुस्तक में कई त्रुटियां आ गई हैं, फिर भी इंडिका चंद्रगुप्त मौर्य के प्रशासन पर प्रकाश डालने में एक अत्यंत उपयोगी ग्रंथ सिद्ध हुआ है। यह आज मूल रूप में उपलब्ध नहीं है, लेकिन बाद के यात्रियों ने, यूनानी लेखकों ने इनके रेफरेंस कोट किए हैं। उसके आधार पर हमें भारत के बारे में इन विदेशी वृत्तांतों से जानकारी मिलती है। इसी तरह से चीनी यात्रियों के वर्णन, यूनान देश के उपरांत चीन देश का नाम आता है। वहाँ के विद्वानों ने भी भारतीय इतिहास पर बहुत कुछ लिखा है। यूनानी ग्रंथों के समान चीनी यात्रियों के वर्णन भी इतिहास की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। चीन में बौद्ध धर्म के प्रसार के बाद अनेक चीनी यात्री बौद्ध धर्म का अध्ययन करने के लिए या बौद्ध धर्म के तीर्थ स्थानों का भ्रमण करने के लिए भारत आए। इनमें से कुछ ने अपनी यात्रा के वृत्तांत लिखे। सुमा चीन 100 ईसा पूर्व द्वारा लिखित चीन के इतिहास में इन मध्य एशियाई जातियों के परिभ्रमण का विवरण मिलता है, जो कालांतर में भारतीय इतिहास के साथ संबद्ध हुए। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में फाहियान भारत आया और 15-16 वर्षों तक यहाँ रहा। यद्यपि उसके वृत्तांत का मुख्य विषय बौद्ध धर्म है, किंतु उसने गंगावर्ती प्रदेशों के शासन प्रबंध तथा सामाजिक व्यवस्था का भी वर्णन किया है। वैनसांग जो हर्ष के शासनकाल में भारत आया तथा लगभग 16 वर्ष तक वो भी यहाँ रहा, उसने भी हर्ष के समय की राजनीतिक और सामाजिक दशा का वर्णन अपनी यात्रा वृत्तांत में किया है, जिसका नाम सीयू की है। और लगभग 7वीं शताब्दी के मध्य इत्सिंग भारत आया था। उसके विवरण से हमें नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय और ख़ासतौर से तत्कालीन इतिहास के बारे में भी पर्याप्त जानकारी मिलती है। इसी तरह से डॉक्टर रमाशंकर ने भी लिखा है, इनसे भारतीय तिथि के अशांत सफर में समसामयिकता स्थापित करने में चीनी यात्रा वर्णनों से हमें मदद मिलती है। इसी तरह से यदि हम देखें कि भारत के प्रमुख मठ, विहार और विश्वविद्यालय वैनसांग ने देखे थे और उसके ग्रंथ में हर्षकालीन भारत के दर्शन होते हैं। उसने पाश्चात्य संसार के लेख रिकॉर्ड्स ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड नामक पुस्तक लिखी, जिसमें अपनी यात्रा का वर्णन तथा 7वीं सदी के भारत का विवरण दिया गया है। हुइली चीनी विद्वान ने युआन चांग की जीवनी लिखी, लाइफ ऑफ युआन चांग। इस ग्रंथ से भी हर्षकालीन भारत का पता चलता है। 7वीं शताब्दी के अंतिम वर्ष में इत्सिंग, जो कि 671 ईस्वी से 695 ईस्वी तक रहा था उसका समय, तो इसने भी एक भारत की यात्रा की थी और बहुत समय तक विक्रमशिला और नालंदा विश्वविद्यालय में रहा। उसने इन विश्वविद्यालयों की पतनोन्मुख अवस्था का वर्णन किया। उसने भारत आकर बौद्ध धर्म पर अच्छा प्रकाश डाला और प्राचीन काल में भारत में विभिन्न देशों से आए विदेशी यात्रियों के विवरण के संदर्भ में इसीलिए ये बात रमाशंकर ने लिखी है, डॉक्टर रमाशंकर जी ने, कि इनमें भारतीय तिथि के अशांत सफर में समसामयिकता स्थापित करने में सहायता मिलती है। तिब्बत के विद्वान तारानाथ ने भी भारतीय इतिहास के विषय में लिखा है। उसने कंग्यूर और तंग्यूर नामक 2 ग्रंथ लिखे हैं और दोनों ग्रंथ उन्होंने लिखे हैं। उन दोनों ग्रंथों के माध्यम से उसने मौर्य काल के बाद भारत के विषय में प्रकाश डाला है। शक, पार्थियन, कुषाण शासकों के काल की घटनाओं का उसने वर्णन अपने ग्रंथों में किया है। इन दोनों ग्रंथों के अलावा उसने बौद्ध धर्म का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ बुद्धिज्म भी लिखा है। तो इस तरह से हमें तिब्बत के बाद अरब इतिहासकारों की भी जानकारी मिलती है। अरबी लेखकों में सुलेमान अल मसूदी, अल बरूनी, हसन निजामी उल्लेखनीय हैं। अल बरूनी महमूद गजनवी के समय भारत में आए थे और कई वर्षों तक वो यहाँ रहा था। उसकी रचना का नाम है तहकीक हिंद। इसमें उसने राजपूत कालीन धर्म,
समाज, राजनीति, भूगोल, ज्योतिष, दर्शन और अन्य विषयों के ऊपर प्रकाश डाला है। प्राचीन भारतीय इतिहास के उपरोक्त साधनों के अध्ययन के फलस्वरूप हम तत्कालीन भारत के इतिहास को पहले की अपेक्षा अधिक तर्कसंगत और अधिक अच्छे ढंग से समझ सकते हैं। लेकिन इन साधनों का उपयोग करते समय इतिहास के एक विद्यार्थी को अत्यंत सावधानी बरतनी होगी। उदाहरण के तौर पर प्रतापी सम्राटों द्वारा उत्कीर्ण लेखों में उनकी प्रशंसा करते समय अतिशयोक्ति से काम लिया गया है। इसी प्रकार विदेशी यात्रियों के वर्णन भी पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं किए जा सकते, क्योंकि उन्हें भारत के बारे में पूरा ज्ञान नहीं था तथा उन्होंने अपने दृष्टिकोण से घटनाओं का अवलोकन किया है। तो थोड़ी सावधानी के साथ यदि हम विदेशी यात्रियों के यात्रा विवरण को देखें तो ये भी महत्वपूर्ण साक्ष्य माने जा सकते हैं। तहकीक-ए-उल-हिंद का जो नाम है, ये पुस्तक 1030 ईस्वी में लिखी गई थी और उसमें भारतीय इतिहास की सामग्री प्रचुर मात्रा में मिलती है। कहीं कहीं कल्पना का सहारा लिया गया है, परंतु उसका वर्णन तर्कसंगत है और उसने भारतीयों की बौद्धिक उपलब्धियों की बड़ी प्रशंसा इसमें की है। इसके अलावा जीवन चरित इस श्रेणी के ग्रंथों में सर्वप्रथम हर्षचरित आता है, जिसकी रचना बाणभट्ट ने की थी, जो कि हर्ष का समकालीन कवि था। इस ग्रंथ में उसने अपने आश्रयदाता हर्ष के जीवन पर प्रकाश डाला है। इसके अलावा यदि हम देखें तो कुमारपाल रचित एक ग्रंथ है जो कि 12वीं सदी के हैं और इनके जो रचयिता हैं वो संध्याकार नंदी थे। उन्होंने अपने इस ग्रंथ के माध्यम से रामचरित ग्रंथ के माध्यम से रामायण पर प्रकाश डालने के साथ साथ बंगाल के शासक रामपाल का जीवन वर्णन भी दिया है। कुमारपाल रचित 12वीं सदी की जो रचना है, इसके रचयिता जयसिंह, इन्होंने स्वामी कुमारपाल के जीवन की घटनाओं का समावेश अपने ग्रंथ में किया है। इस प्रकार ये ग्रंथ एक प्रकार से प्रशस्तियाँ होते हुए भी ऐतिहासिक दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इसी तरह से अन्य जो ग्रंथ हैं उसमें विशुद्ध साहित्य के अंतर्गत हम रख सकते हैं। इनमें हैं, इस श्रेणी में आने वाले प्रमुख ग्रंथ हैं रत्नावली, प्रियदर्शिका, ब्रहत कथा और कथा सरिसागर। इसके अलावा कवि कालिदास के नाटक भी इस श्रेणी में आते हैं। इस प्रकार के साहित्य से तत्कालीन भाषा और साहित्य का तो ज्ञान होता ही है, पर उनके रचयिताओं के आश्रयदाताओं और उनके समय के उल्लेखनीय राजाओं का भी विवरण मिलता है। और इस तरह से ये सारी जो जानकारियाँ ऐतिहासिक स्रोतों के रूप में, साहित्यिक स्रोतों के रूप में उल्लेखनीय मानी जा सकती हैं। इसके बाद अभी तक हमने साहित्यिक और विदेशी यात्रियों के विवरण देखे हैं। इसके बाद हम पुरातात्विक सामग्री ले सकते हैं। पुरातात्विक सामग्री प्राचीन भारत के इतिहास लेखन में महत्वपूर्ण है। इसका महत्व दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। इसमें मुख्य रूप से अभिलेख, सिक्के, स्मारक, मृदभांड, कलाकृतियाँ, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। और इसके बारे में इसे ज़्यादा विश्वसनीय इसलिए माना जाता है क्योंकि जहाँ साहित्यिक साक्ष्यों में कल्पना या अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन आ जाता है और कई जगह उसमें संशय रहता है, तब पुरातात्विक सामग्री उस के तुलनात्मक अध्ययन के दौरान उपयोगी होती है और ये ज़्यादा विश्वसनीय मानी जा सकती है। इसमें हम अभिलेख, सिक्के और स्मारक की बात करेंगे। अभिलेख ये हमें स्तंभों पर, गुफाओं पर, शिलाओं, मूर्तियों, ताम्रपत्रों आदि पर अंकित मिलते हैं और इनसे भी
यद्यपि ये ऐतिहासिक सामग्री इनसे नहीं प्राप्त होती, लेकिन काल समय के बारे में, शासकों के नाम के बारे में और घटनाओं के बारे में हमें विशेष रूप से ये सहयोगी माने जाते हैं। अशोक के पहले के अभिलेख हमें नहीं मिले हैं। अशोक ने अपनी आज्ञाओं और घोषणाओं को स्तंभ और शिलाओं पर ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि में उत्कीर्ण कराया था। उसके विस्तार के विभिन्न भागों से, उसके साम्राज्य के विभिन्न भागों से उसके ये अभिलेख हमें प्राप्त होते हैं। उसके अभिलेखों से हमें धर्म, आचरण, साम्राज्य विस्तार के साथ साथ शासन प्रबंध, जनहितकारी कार्यों के बारे में जानकारी मिलती है। इसी तरह से अभिलेखों में यदि हम समुद्रगुप्त के अभिलेखों की बात करें तो उनसे हमें समुद्रगुप्त के दिग्विजयों और उसके व्यक्तिगत गुणों के बारे में जानकारी मिलती है। उसके समय की जो प्रसिद्ध उसका जो लेख मिलता है वो है प्रयाग प्रशस्ति, जो कि हरिशेन ने लिखी है। इसके अलावा महरौली स्थित लोह स्तंभ, इस पर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की विजयों का उल्लेख है। पुष्यमित्र शुंग, खारवेल, रुद्रदामन, पुलकेशिन द्वितीय, इन शासकों के अभिलेखों से भी हमें उनके बारे में, उनके शासन, साम्राज्य और की राजनीतिक उपलब्धियों के बारे में भी जानकारी मिलती है। साथ ही बौद्ध, ब्राह्मण, बौद्ध और जैन मूर्तियाँ, मंदिरों, प्राचीरों पर उत्कीर्ण लेखों से भी हमें समय विशेष की ऐतिहासिक जानकारी प्राप्त होती है। विदेशों से भी कुछ अभिलेख प्राप्त हुए हैं। एशिया माइनर में बोगज कोई के अभिलेख से वैदिक देवताओं का वर्णन मिलता है। ईरान के पर्सिपोलिस और नक्शे रुस्तम के अभिलेखों से हमें प्राचीन ईरान और भारत के संबंधों के बारे में भी जानकारी मिलती है। इसी तरह से सिक्के भी पुरातात्विक सामग्री में महत्वपूर्ण होते हैं। सिक्कों की धातुओं के आधार पर किसी भी साम्राज्य के उत्थान और पतन को देखा जा सकता है। सोने, चांदी, तांबे, पीतल के सिक्के उस समय की आर्थिक स्थिति, उस समय की समृद्धि आदि को निर्धारित करने में उपयोगी होते हैं। साथ ही ये शासकों की सीमाओं, उनके व्यापारिक संबंधों, उनकी आर्थिक स्थिति के भी द्योतक माने जाते हैं। इन सिक्कों पर प्राय राजाओं के नाम, उनके शासनकाल की तिथियां उत्कीर्ण मिलती हैं और उससे हमें घटना विशेष के बारे में भी जानकारी मिलती है। समुद्रगुप्त द्वारा प्रचलित सिक्कों से उसकी संगीत के प्रति रुचि की जानकारी मिलती है, जिसमें वीणा बजाते हुए उसका सिक्का है सोने के। उसके 5-6 तरह के सिक्के थे। और गुप्त काल की सभी मुद्राओं पर अंकित विष्णु और गरुड़ के चित्रों से भी ये ज्ञात होता है कि गुप्त सम्राट वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। सिक्कों के लिए प्रयोग में लाई गई धातुओं से भी एक राज्य की समृद्धि के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है। और दक्षिण भारत में प्राप्त रोमन मुद्राओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि प्राचीन काल में रोम और भारत के मध्य व्यापार होता था। इसी तरह से अगला हम ले रहे हैं स्मारक। अभिलेखों, मुद्राओं और ललित कला से संबंधित वस्तुओं को छोड़कर धरती से ऊपर या नीचे से जो कुछ भी प्राप्त हुआ है उन्हें प्राचीन स्मारक की संज्ञा दी जाती है। हड़प्पा मोहनजोदड़ो की खुदाइयों से हमें हड़प्पा संस्कृति के बारे में जानकारी मिलती है। इसी सभ्यता के अवशेष अन्य स्थानों से भी प्राप्त हुए हैं। तक्षशिला, पाटलिपुत्र, नालंदा, और ये सभी जो स्मारक हैं इतिहास के बहुमूल्य स्रोत हैं। कनिष्क के शासनकाल की तक्षशिला से प्राप्त बुद्ध की मूर्ति से गांधार कला के बारे में जानकारी मिलती है। इसी तरह स्तूपों, विहारों, मंदिरों से भी उस समय के बारे में हमें कला आदि के बारे में जानकारी मिलती है। अजंता, एलोरा की गुफाएं ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है और मूर्तियों और चित्रों की भिन्न भिन्न वेशभूषा, हाव भाव से भी उस काल की सामाजिक और धार्मिक मान्यताओं की जानकारी हमें मिलती है। तो इसके अलावा मृदभांड हैं जो किसी भी सभ्यता और संस्कृति में प्रयुक्त होते हैं, उससे हमें काल निर्धारण में मदद मिलती है, सभ्यता के विकास को समझने में मदद मिलती है और मानव की रहन सहन, खान पान, उनकी विचारधारा आदि को समझने में भी मदद मिलती है। तो पुरातात्विक सामग्री कई बार साहित्यिक सामग्री से ज़्यादा विश्वसनीय मानी जाती है।